Hello everyone, welcome back to my channel Nursing is Honesty. So today's topic is from microbiology and the topic is medical parasitology. तो आपने माइक्रोबायोलॉजी जो आपने फर्स्ट ईयर में जो एक आपका सब्जेक्ट था उसमें आपने स्टडी किया होगा। माइक्रोबायोलॉजी में बहुत से लिविंग ऑर्गेनिजम्स होते हैं जैसे कि बैक्टीरियाज, वायरसेस, फंगाइज, बट आपने उसमें सुपरफिशियली स्टडी किया था। तो अब हम इसे डीपली स्टडी करने वाले हैं। तो आज हम स्टडी कर रहे हैं पैरासाइटोलॉजी। तो पैरासाइटोलॉजी का मतलब क्या होता है? पैरासाइटोलॉजी एक ब्रांच है जो कि पैरासाइट्स के साथ डील करती है। ठीक है, पैरासाइटोलॉजी इज अ ब्रांच दैट डील्स विद अ पैरासाइट which infect and produce diseases in human beings, जो कि ह्यूमन बींग्स को इन्फेक्ट करता है एक पैरासाइट और डिजीज प्रोड्यूस करता है ह्यूमन बींग्स में। तो आज हम पैरासाइटोलॉजी स्टडी कर रहे हैं और इसी तरीके से हम बैक्टीरियोलॉजी, वायरोलॉजी भी स्टडी करेंगे और माइकोलॉजी भी स्टडी करेंगे जिसमें हम फंगाइज के बारे में स्टडी करेंगे। तो पैरासाइटोलॉजी तो हमें पता लग गया है इसका मतलब क्या होता है। एक ऐसी ब्रांच, एक ऐसी मेडिकल ब्रांच जो कि पैरासाइट के साथ डील करती है। ओके, नेक्स्ट इज पैरासाइट। तो मैं यहां मेंशन कर देती हूं, पैरासाइटोलॉजी इज अ ब्रांच, नोट डाउन कर लीजिएगा, दैट डील्स विद पैरासाइट्स। अब यहां तक तो हमने स्टडी कर लिया है। ओके, अब बात आती है कि पैरासाइट है क्या। जैसे मैंने आपको बताया लिविंग ऑर्गेनिजम्स के बारे में आपने स्टडी किया था, तो ये भी एक लिविंग ऑर्गेनिज्म है। पैरासाइट इज अ लिविंग ऑर्गेनिज्म विच डिपेंड्स ऑन अ लिविंग होस्ट। जैसे मैंने आपको बताया ह्यूमन बीइंग को इन्फेक्ट करता है पैरासाइट, डिजीज कोज करता है, तो लिविंग होस्ट पे डिपेंड होता है। होस्ट यहाँ कौन है? ह्यूमन बीइंग है। होस्ट के ऊपर डिपेंड होता है। इसको ये जो अपना जो भी न्यूट्रिशन गेन करता है वो किससे करता है? होस्ट से। होस्ट पे ही डिपेंड है फॉर इट सर्वाइवल, अपने सर्वाइवल के लिए। तो यहाँ मेंशन भी है फॉर इट सर्वाइवल एंड डेराइव्स न्यूट्रिशन फ्रॉम द होस्ट। जैसे मैंने आपको बताया होस्ट से ही न्यूट्रिशन गेन करता है पैरासाइट विदाउट गिविंग एनी बेनिफिट टू द होस्ट। बेनिफिट तो क्या ही देगा, है ना। ओके, होस्ट की बात आती है। जैसे ही हमने होस्ट पे खत्म किया तो यहाँ से होस्ट को ही उठा लो। होस्ट का मतलब क्या होता है? इट इज डिफाइंड एज एन ऑर्गेनिज्म। तो होस्ट एक ऑर्गेनिज्म है, जैसे कि ये लिविंग ऑर्गेनिज्म है। होस्ट इज ऑल्सो लिविंग ऑर्गेनिज्म, जैसे कि ह्यूमन बीइंग है, विच हार्बर्स अ पैरासाइट, जो कि पैरासाइट को हार्बर करता है। अब बात आती है क्लासिफिकेशन की। ओके, इससे पहले हम एक और बात करते हैं कि होस्ट भी डिफरेंट टाइप्स के होते हैं, जैसे कि डेफिनेटिव होस्ट, इंटरमीडिएट होस्ट या फिर रिजर्वोयर होस्ट। अब डेफिनेटिव होस्ट क्या होता है? डेफिनेटिव होस्ट एक ऐसा होस्ट जिसके अंदर पैरासाइट एंटर कर गया है और पैरासाइट की कौन सी स्टेज चल रही है? अडल्ट स्टेज। डेफिनेटिव होस्ट में पैरासाइट की अडल्ट स्टेज होगी और इस स्टेज में जो पैरासाइट है वो रेप्लिकेट करेगा सेक्सुअली। पैरासाइट रेप्लिकेट्स सेक्सुअली। तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन आपने स्टडी कर रखा होगा, मेंशन करने की नीड नहीं है। तो रेप्लिकेट होना मींस मल्टीप्लाई होना, रेप्लिकेशन मींस मल्टीप्लिकेशन। ओके, रेप्लिकेट्स मींस मल्टीप्लिकेट्स। ओके, डेफिनेटिव होस्ट आपने स्टडी कर लिया। अब देखते हैं इंटरमीडिएट होस्ट। अब इंटरमीडिएट होस्ट कौन सा होता है? जो कि पैरासाइट को हार्बर कर रहा है उसकी लार्वल स्टेज में। डेफिनेटिव होस्ट में कौन सी स्टेज थी? अडल्ट स्टेज। इंटरमीडिएट होस्ट में है लार्वल स्टेज, लार्वल स्टेज ऑफ पैरासाइट। और इसमें जो पैरासाइट है वो रेप्लिकेट करेगा एसेक्सुअली। पैरासाइट रेप्लिकेट्स एसेक्सुअली। ओके, यहां तक क्लियर हो गया। अब देखते हैं थर्ड टाइप ऑफ होस्ट जो कि है रिजर्वोयर होस्ट। अब जैसे कि इसका नेम साउंड कर रिजर्वोयर, ठीक है, तो ये क्या है? रिजर्व करके रखेगा पैरासाइट को होस्ट, बट इसमें कोई भी सिम्टम्स हमें शो नहीं होंगे। ठीक है, इंक्यूबेशन पीरियड जिसे हम बोलते हैं वही रहेगा रिजर्वोयर होस्ट में। मतलब पैरासाइट जो है वो होस्ट में है बट कोई भी साइन एंड सिम्टम शो नहीं हो रहा है। ठीक है, इंक्यूबेशन पीरियड चल रहा है। ओके, उसे हम बोलेंगे रिजर्वोयर होस्ट। अब हम देख लेते हैं इसकी क्लासिफिकेशन।
ओके, सो हमने माइक्रोबायोलॉजी जो हमने फर्स्ट ईयर में स्टडी किया था उसमें सुपरफिशियली स्टडी किया था कि हाँ पैरासाइट्स होते हैं, प्रोटोजोआ के बारे में भी आपने सुना होगा, हेलमिन्थ्स के बारे में सुना होगा, लेकिन अब हम इसे डीपली स्टडी करने वाले हैं। मींस इसकी ये जो क्लासिफिकेशन मेंशन है इसे भी फर्दर डीपली स्टडी करने वाले हैं। तो पहले बात कर लेते हैं प्रोटोजोआ की। पैरासाइट्स जो है, पैरासाइट वो दो पार्ट्स में डिवाइड है, प्रोटोजोआ एंड हेलमिन्थ्स। प्रोटोजोआ जो है वो यूनिसेल्यूलर पैरासाइट है और हेलमिन्थ्स जो है वो मल्टीसेल्यूलर। अब ये भी बताने की वैसे नीड तो नहीं है कि डिफरेंस क्या है यूनिसेल्यूलर में और मल्टीसेल्यूलर में। यूनिसेल्यूलर जैसे नेम साउंड कर रहा है, इट कंटेन्स ओनली सिंगल सेल, और मल्टीसेल्यूलर में मल्टीपल सेल्स प्रेजेंट होंगे, ऑब्वियस सी बात है। तो प्रोटोजोआ क्या है, यूनिसेल्यूलर है, हेलमिन्थ्स जो है वो मल्टीसेल्यूलर है। तो अब हेलमिन्थ्स को तो आप एक बार छोड़ ही दो, सबसे पहले हम देख लेते हैं प्रोटोजोआ। प्रोटोजोआ कौन कौन से होते हैं, अमीबा, फ्लैजलेट्स, ये भी आपने नाम सुन रखा होगा, अमीबा, फ्लैजलेट्स, स्पोरोजोआ, सिलिएट्स। अब हम इसे फर्दर क्लासिफाई करेंगे। फॉर एग्जांपल अमीबा में कौन सा आता है, एंटमीबा हिस्टोलिटिका, जिसमें आप जैसे आपने बहुत सी डिजीजेस स्टडी की होंगी, जैसे कि कम्युनिकेबल, नॉन कम्युनिकेबल डिजीजेस, उसमें आपने कई बार ये देखा भी होगा, जैसे आपने बहुत से डिजीजेस में मेंशन किया होगा ई हिस्टोलिटिका, तो उसकी फुल फॉर्म होती है एंटमीबा हिस्टोलिटिका। तो अमीबा की फर्दर जो क्लासिफाई होता है वो एंटमीबा हिस्टोलिटिका में होता है। इसी तरीके से इन्हें भी हम फर्दर क्लासिफाई करेंगे। तो सबसे पहले हम स्टडी करने वाले हैं प्रोटोजोआ, ठीक है। प्रोटोजोआ के बारे में डीपली स्टडी करेंगे और इसमें भी आज हम स्टडी करेंगे अमीबा के बारे में। तो आज का हमारा टॉपिक होगा अमीबा और इसकी क्लासिफिकेशन को हम डीपली स्टडी करेंगे। ओके, तो सबसे पहले अगर हमने कोई भी ऑर्गेनिज्म लिया उसे हम स्टडी किस तरीके से करेंगे, एक प्रॉपर वे क्या है उसको स्टडी करने का, और राइटिंग पैटर्न क्या होना चाहिए, तो थोड़ा सा सुपरफिशियली बता देती हूँ। फॉर एग्जाम्पल हमें एंटमीबा हिस्टोलिटिका के बारे में लिखना है, तो सबसे पहले हम मॉर्फोलॉजी लिखेंगे, मेंशन कर लेना, नोट डाउन करना, मॉर्फोलॉजी। मॉर्फोलॉजी में हम बैक्टीरिया है, फंगाई है या फिर प्रोटोजोआ है, उसका हम साइज देखते हैं, साइज मेंशन करते हैं और पूरा स्ट्रक्चर स्टडी करते हैं, ठीक है, मॉर्फोलॉजी में। नेक्स्ट हम इसकी लाइफ साइकिल स्टडी करते हैं, लाइफ साइकिल स्टेजेस, ओके। उसके बाद हम देखते हैं पैथोजेनेसिस, कि ये अगर बॉडी में एंटर कर गया है तो किस तरीके से डिजीज कॉज करेगा। आफ्टर दैट हम लेबोरेटरी डायग्नोसिस देखते हैं, इसे मैं एलबी से डिनोट कर रही हूं, आप लोग लिख लीजिएगा, लेबोरेटरी डायग्नोसिस, सॉरी एलडी। लेबोरेटरी डायग्नोसिस में हम क्या देखते हैं कि अगर इन्फेक्शन कॉज कर दिया है तो उसे हम किस तरीके से डिटेक्ट करेंगे, कौन कौन सी ऐसी इन्वेस्टिगेशन है जो हमें करवानी चाहिए, वो हम देखेंगे लेबोरेटरी डायग्नोसिस में। तो अब हम स्टडी कर रहे हैं प्रोटोजोआ जो कि यूनिसेल्यूलर है, उसमें भी हम स्टडी कर रहे हैं अमीबा, और फर्दर अमीबा को क्लासिफाई किया गया है एंटमीबा हिस्टोलिटिका में। सो एंटमीबा हिस्टोलिटिका एक पैरासाइट है, सो इट इज वर्ल्ड वाइड इन डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है, वर्ल्ड वाइड डिस्ट्रीब्यूटेड है ये ऑर्गेनिज्म, ठीक है, लिव्स इन म्यूकोजा एंड सब म्यूकोजा ऑफ लार्ज इंटेस्टाइन ऑफ मैन। ह्यूमन बीइंग की लार्ज इंटेस्टाइन की जो लेयर्स होती है, म्यूकोजा, सब म्यूकोजा, उसमें ये प्रेजेंट रहता है। ओके, मोर्फोलॉजी हम स्टडी कर रहे हैं, जैसे मैंने को बताया था, इसमें साइज स्ट्रक्चर देखते हैं। सो द पैरासाइट एग्जिस्ट इन 3 फॉर्म्स, ओके, 3 फॉर्म्स में एग्जिस्ट करेगा पैरासाइट। फर्स्ट फॉर्म क्या है, ट्रोफोजोइट, सेकंड इज प्रीसिस्टिक स्टेज एंड थर्ड इज सिस्टिक स्टेज। तो सबसे पहले हम ट्रोफोजोइट के बारे में स्टडी करेंगे, और मैंने यहाँ पर थोड़ा सा आपको क्लियर करने के लिए डायग्राम भी बनाया है, तो डायग्रामेटिकली हम देखेंगे ट्रोफोजोइट को, हम समझेंगे। तो ट्रोफोजोइट क्या है, ठीक है, एंटमीबा हिस्टोलिटिका ये स्ट्रक्चर है, और इसी स्ट्रक्चर के बारे में हम स्टडी कर रहे हैं, मींस इसकी मॉर्फोलॉजी स्टडी कर रहे हैं। सो इट मेजर्स 18 to 40 माइक्रोमीटर इन डायमीटर। तो ये जो ट्रोफोजोइट आपको नजर आ रहा है, इसे हम बोलेंगे ट्रोफोजोइट। तो ट्रोफोजोइट का जो डायमीटर है वो कितना है, 18 to 40 माइक्रोमीटर, और जो एवरेज है वो क्या है,
20 to 30 माइक्रोमीटर। ठीक है, नोट डाउन कर लीजिएगा, 20 to 30 माइक्रोमीटर एवरेज है। और वैसे इसका डायमीटर मैंने आपको कितना बताया, 18 to 40 माइक्रोमीटर। ओके, नेक्स्ट इज द साइटोप्लाज्म इज डिवाइडेड इनटू 2 पोर्शंस। आपको पता है जो एक सेल होता है, आपने स्टडी किया है, उसे हम हमेशा डॉटेड फॉर्म में डिनोट करते हैं साइटोप्लाज्म को, या फिर हम एक फ्लो बना देते हैं डायग्राम में, जो हम शो करते हैं कि ये साइटोप्लाज्म है। तो इसमें आपको नजर आ रहा होगा, ये जो पूरी डॉटेड फॉर्म आपको नजर आ रही है, और जो ये पोर्शन रह गया है ये भी साइटोप्लाज्म है, बट ये एक फ्लो में है। ओके, और बीच में जो मैंने डिनोट किया है, ये इन दोनों को डिफरेंशिएट करने के लिए इस तरीके से डिनोट किया गया है। तो जैसे यहाँ पर मेंशन है आउटर एक्टोप्लाज्म, इनर एंडोप्लाज्म। तो साइटोप्लाज्म 2 पोर्शन में डिवाइडेड है ट्रोफोजोइट के अंदर। तो ये जो आउटर लेयर जो मैंने यहाँ पर फ्लो दिखाया है, ये वाला यहाँ पर जो प्रेजेंट होगा ना, ये आउटर है, इसे हम बोलेंगे एक्टोप्लाज्म। और जो ये डॉटेड फॉर्म में आपको नजर आ रहा है, इसे हम बोलेंगे एंडोप्लाज्म। ठीक है, यहाँ पर मेंशन भी है आउटर एक्टोप्लाज्म एंड इनर एंडोप्लाज्म, और इनर ग्रेनुलर एंडोप्लाज्म, क्योंकि यहाँ पर कुछ ग्रेन्यूल्स भी प्रेजेंट हैं। ठीक है, तो ये ग्रेन्युलर एंडोप्लाज्म है। ओके, ट्रोफोजोइट्स आर मोटाइल बाय सूडोपोडिया। अब सूडोपोडिया के बारे में भी हमने पहले स्टडी किया है। तो यहाँ पर सूडोपोडिया कहाँ प्रेजेंट होगा, एक्टोप्लाज्म जहां मैंने शो किया है, तो यहाँ पर ही कुछ फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस प्रेजेंट होंगे। तो सूडोपोडिया यहाँ प्रेजेंट है कहां पर, आउटर एक्टोप्लाज्म में, जिसके अंदर एंडोप्लाज्म फ्लो कर रहा है। तो सूडोपोडिया जहां प्रेजेंट है एक्टोप्लाज्म में, उसके अंदर एंडोप्लाज्म फ्लो कर रहा है। ओके, अब देखते हैं स्टेन्ड प्रिपरेशन में। अगर हम स्टेन्ड प्रिपरेशन में देखें तो हमें इसका स्ट्रक्चर कैसा दिखाई देगा, वो हम स्टडी कर रहे हैं। सो न्यूक्लियस इज स्फेरिकल इन शेप। अब आपको न्यूक्लियस दिखाई दे रहा है, ये जो मैंने रेड कलर से डिनोट किया है, ये है न्यूक्लियस, जो कि स्फेरिकल शेप में है। और न्यूक्लियस का जो डायमीटर है वो कितना होगा, 4 to 6 माइक्रोमीटर। नोट डाउन कर लीजिएगा, न्यूक्लियस का जो डायमीटर होगा वो होगा 4 to 6 माइक्रोमीटर। इट शोज अ स्मॉल डॉट लाइक स्ट्रक्चर कैरियोसोम विच इज सेंट्रल इन पोजिशन। तो जैसे यहाँ मेंशन है सेंट्रल इन पोजिशन, पोजिशन क्या रहेगी, सेंट्रल, और वहां प्रेजेंट है कैरियोसोम। तो ये जो आपको डॉट लाइक स्ट्रक्चर नजर आ रहा है सेंट्रल में, और ये डॉटेड फॉर्म में जो स्ट्रक्चर नजर आ रहा है, इसे हम बोलेंगे कैरियोसोम, जो कि बिल्कुल न्यूक्लियस के सेंट्रली प्रेजेंट है। ओके, एंड सराउंडेड बाय अ क्लियर हैलो। तो एक फ्लूइड होगा इसमें, जिससे जो कि कैरियोसोम को सराउंड कर रहा है, जिसे हम बोल रहे हैं हैलो, HALO। ओके, न्यूक्लियस मेम्ब्रेन, सॉरी न्यूक्लियर मेम्ब्रेन इज डेलिकेट, बहुत ही थिन होती है, बहुत ही डेलिकेट होती है न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। तो ये वाली जो मेम्ब्रेन है, ये है न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। ये क्या है, बहुत ही डेलिकेट है, डेलिकेट मींस नाजुक, बहुत ही थिन है, एंड लाइन बाय क्रोमेटिन ग्रेन्यूल्स। और ये जो ये जो मेम्ब्रेन है, इसकी लाइनिंग जो है वो किससे दी गई है, क्रोमेटिन ग्रेन्यूल्स से। कुछ ग्रेन्यूल्स भी यहाँ पर प्रेजेंट है। तो आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा। मैंने यहाँ पर पॉइंट टू पॉइंट नोट किया है। एक्चुअली बुक में जब हम स्टडी करते हैं, हमारी बुक्स में उसमें पैराग्राफ्स भी होते हैं, तो हमें लगता है बहुत ही डिफिकल्ट टॉपिक है, ये कैसे हम कर पाएंगे, बट अभी आपने देखा होगा बिल्कुल भी डिफिकल्ट नहीं लगा, बहुत ही इजी था। ठीक है, अब हम स्टडी कर रहे हैं ट्रोफोजोइट के बाद सेकेंड फॉर्म। मैंने आपको बताया था 3 फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, क्या, एंटमीबा हिस्टोलिटिका। तो इसकी मोर्फोलॉजी हम देख रहे हैं, 3 फॉर्म में एग्जिस्ट करता है ट्रोफोजोइट, प्रीसिस्टिक स्टेज एंड सिस्टिक स्टेज। तो नेक्स्ट है प्रीसिस्टिक स्टेज, वो भी हम डायग्रामेटिकली स्टडी करेंगे। तो नेक्स्ट है प्रीसिस्टिक स्टेज। तो जब माइक्रोस्कोप में इस पैरासाइट को देखेंगे, एंटमीबा हिस्टोलिटिका को, तो ट्रोफोजोइट का स्ट्रक्चर आपने देख ही लिया है, हमें किस तरीके से उसमें दिखाई देगा। तो प्रीसिस्टिक स्टेज का कुछ इस तरीके से हमें स्ट्रक्चर दिखाई देगा। तो हम इसकी मोर्फोलॉजी देख रहे हैं, पहले देखेंगे साइज, उसके बाद देखेंगे स्ट्रक्चर। It is similar in size, ranges from 10 to 20 micrometer in diameter. तो 18 to 40 माइक्रोमीटर था। किसका डायमीटर था, ये ट्रोफोजोइट का। इसका डायमीटर कितना है, 10 to 20 माइक्रोमीटर। नोट डाउन कर लीजिएगा। इट इज राउंडेड एंड ओवल इन शेप, स्मॉल इन साइज है, जैसे यहाँ मेंशन है
ये ट्रोफोजोइट के स्ट्रक्चर से प्रीसिस्टिक स्टेज का स्ट्रक्चर स्मॉल है और ये कैसा है, राउंड एंड ओवल शेप। उसकी शेप कैसी थी, स्फेरिकल शेप थी। न्यूक्लियस है सिमिलर कैरेक्टरिस्टिक्स एज दैट ऑफ ट्रोफोजोइट। अगर आप मेंशन करना चाहें तो न्यूक्लियस की जो उसमें कैरेक्टरिस्टिक्स थी वही आप इसमें नोट डाउन कर सकते हैं, जैसे कि कैरियोसोम यहाँ प्रेजेंट है, ओके। और न्यूक्लियर मेम्ब्रेन जो है वो किससे लाइनिंग है, उसकी क्रोमेटिन ग्रेन्यूल से, ओके। तो ये सब आप यहाँ भी नोट डाउन कर सकते हैं। तो ये हमने स्टडी किया प्रीसिस्टिक स्टेज। इसमें क्या डिफरेंस था, ये राउंड एंड ओवल शेप का है, इसका डायमीटर जो है वो 10 to 20 माइक्रोमीटर है और न्यूक्लियस की जो कैरेक्टरिस्टिक्स है वो बिल्कुल सिमिलर है ट्रोफोजोइट की कैरेक्टरिस्टिक्स से। अब हम देखते हैं सिस्टिक स्टेज। तो अब हम इसकी थर्ड फॉर्म स्टडी कर रहे हैं जो कि है सिस्ट। तो इसकी मोर्फोलॉजी देख लेते हैं। इट इज राउंड, तो जैसे आपको दिखाई दे रहा है ये राउंड शेप में है, 10 to 15 माइक्रोमीटर इनका डायमीटर होता है, ओके। इट इज सराउंडेड बाय हाईली रिफ्रैक्टाइल मेम्ब्रेन कॉल्ड सिस्ट वॉल। ये जो आपको नजर आ रहा है ये सिस्ट वॉल है और ये रिफ्रैक्टाइल है, ठीक है। नेक्स्ट इज अ मैच्योर सिस्ट इज क्वाड्रीन्यूक्लिएट स्फेरिकल बॉडी। अब जैसे इसका नेम साउंड कर रहा है क्वाड्रीन्यूक्लिएट, मींस इसमें क्वाड्री रिलेटेड है 4 से, न्यूक्लिएट मींस न्यूक्लियस, तो जिसमें 4 न्यूक्लियस प्रेजेंट होंगे उसे हम क्या बोलेंगे, मैच्योर सिस्ट बोलेंगे। मैच्योर सिस्ट इज क्वाड्रीन्यूक्लिएट स्फेरिकल बॉडी। तो स्फेरिकल बॉडी है, 4 इसमें न्यूक्लियस प्रेजेंट है, इसे हम बोलेंगे क्वाड्रीन्यूक्लिएट सिस्ट, ओके। और इसे हम बोलेंगे मैच्योर सिस्ट। मैच्योर हो जाएगी जब सिस्ट तो कुछ इस तरीके से दिखाई देगी जिसमें 4 न्यूक्लियस है। नेक्स्ट इज इट स्टार्ट एज ए यूनिन्यूक्लिएट बॉडी। तो इसने स्टार्ट कहां से किया था, मैच्योर तो ये बाद में हुई, बट सिस्ट कहां से स्टार्ट करेगी बनना, पहले थी यूनिन्यूक्लिएट जिसमें एक ही न्यूक्लियस आपको दिखाई दे रहा है, फिर हो गई ये बायन्यूक्लिएट और मैच्योर सिस्ट हो गई क्वाड्रीन्यूक्लिएट सिस्ट। नोट डाउन कर लीजिएगा, ओके। तो ये डिवाइड कैसे हुई, बाय द प्रोसेस ऑफ बाइनरी फिशन। बाइनरी फिशन के प्रोसेस के थ्रू डिवाइड हो गई है। फिर इसने क्या किया, 2 and then 4 न्यूक्लियाई बना दिए। यूनिन्यूक्लिएट एंड बायन्यूक्लिएट बॉडी कंसिस्ट ग्लाइकोजन मास एंड क्रोमेटॉइड बार्स। तो ये देखिए, ये जो आपको बार्स नजर आ रही है इन्हें हम बोलेंगे क्रोमेटॉइड बार्स। और ये जो एक नजर आ रहा है मास, इसको हम बोलेंगे ग्लाइकोजन मास। यूनिन्यूक्लिएटेड बायन्यूक्लिएट सिस्ट में क्रोमेटोइड बार्स प्रेजेंट होती है और ग्लाइकोजन मास प्रेजेंट होता है। तो ग्लाइकोजन मास तो 1 इन नंबर ही है, लेकिन जो क्वाड्रीन्यूक्लिएट सिस्ट होंगी वो कितनी होगी, 1 to 4 इन नंबर, ठीक है। जैसे इसमें 2 प्रेजेंट है तो 1 से 4 तक प्रेजेंट रह सकती हैं। जैसे यूनिन्यूक्लिएट में 2 क्रोमेटोइड बार्स आपको नजर आ रही हैं, बायन्यूक्लिएट में 3 क्रोमेटोइड बार्स आपको नजर आ रही हैं। तो जब ये क्वाड्रीन्यूक्लिएट सिस्ट बन जाती है, एक मैच्योर सिस्ट बन जाती है, तब ये क्रोमेटोइड बार्स और ग्लाइकोजन मास डिसअपियर हो जाता है, ठीक है। इसमें आपको नहीं दिखेगा ये क्योंकि इसमें डिसअपियर हो गया है। तो आई होप आपको यहाँ तक का टॉपिक क्लियर हो गया होगा, और अगर कोई भी क्वेरी हो तो प्लीज कमेंट डाउन कर दीजिएगा, मैं जरूर रिप्लाई दूंगी, ओके। सो अब हम देखते हैं लाइफ साइकिल ऑफ एंटामीबा हिस्टोलिटिका। सो अब हम देख रहे हैं लाइफ साइकिल ऑफ एंटामीबा हिस्टोलिटिका। तो एक मैच्योर सिस्ट से, एक क्वाड्रीन्यूक्लिएट सिस्ट से हम स्टार्ट करते हैं जो कि एक फॉर्म है जिसमें कि एंटामीबा हिस्टोलिटिका एग्जिस्ट करता है, ओके। उससे पहले बात कर लेते हैं कि जो एक ह्यूमन बीइंग है उसे कैसे इन्फेक्शन हो जाएगा। अगर वो किसी भी कंटामिनेटेड फूड का इंजेक्शन करता है या वाटर इनटेक करता है जो कि कंटामिनेटेड है किससे, एंटामीबा हिस्टोलिटिका पैरासाइट से, तो उसे वो इन्फेक्शन हो जाएगा, ठीक है। तो ये जो पैरासाइट है ये रूट, ओरल रूट से एंटर करता है, ठीक है, ओके। अब हम देखते हैं क्वाड्रीन्यूक्लिएट सिस्ट से क्या होगा। When cyst reaches the cecum and lower part of the ileum, जो कि इंटेस्टाइन का पार्ट होता है, आप लोग जानते ही हो, जो वहां पर ये क्वाड्रीन्यूक्लिएट सिस्ट, जैसे ही हमने कोई कंटामिनेटेड फूड लिया या वाटर लिया, इंटेस्टाइन तक जब ये सिस्ट पहुंच गई तब क्या होगा, एंसिस्टेशन अकर हो जाएगा। अब वो डिपेंड करता है कि कौन सा स्टेज है, ठीक है। जैसे मैंने आपको बताया था ना कि जो होस्ट होता है वो भी बहुत से टाइप्स के होते हैं, जैसे डेफिनेटिव, इंटरमीडिएट या फिर रिजर्वॉयर होस्ट होता है।
तो डिपेंड करता है कि कौन सा फॉर्म प्रेजेंट है बॉडी में, ट्रोफोजोइट है या प्रीसिस्टिक स्टेज चल रहा है या फिर सिस्टिक स्टेज प्रेजेंट है, तो एनसिस्टेशन स्टार्ट हो जाएगा। एनसिस्टेशन एक प्रोसेस होता है सिस्ट की फॉर्मेशन का, सिस्ट फॉर्मेशन का प्रोसेस होता है एनसिस्टेशन। ओके, अब देखते हैं फॉर एग्जांपल क्वाड्रीन्यूक्लियेट सिस्ट है, अब क्या होगा, डिवाइड हो जाएगी बाइनरी फिशन के थ्रू, न्यूक्लियस जो है वो डिवाइड हो जाएगा। ईच मैच्योर सिस्ट लिबरेट्स अ सिंगल अमीबा विद 4 न्यूक्लियाई। हर एक क्वाड्रीन्यूक्लियेट सिस्ट क्या करेगी, लिबरेट करेगी, ठीक है, अमीबा लिबरेट करेगी या फिर सिक्रीट करेगी बोल सकते हो। अमीबा, ये आपको अमीबा की शेप नजर आ रही है और ये पैरासाइट का नाम भी क्या है, एंटमीबा हिस्टोलिटिका। तो एक अमीबा लिबरेट करेगी 4 न्यूक्लियस के साथ, इसमें आपको 4 न्यूक्लियस नजर आ रहे हैं। आफ्टर दैट क्या होगा, ये मैंने टी से डिनोट किया है, टेट्रान्यूक्लिएट। टेट्रान्यूक्लिएट अमीबा इवेंचुअली प्रोड्यूसेस 8 मेटाबॉलिक ट्रोफोजोइट्स। अब आपको पता है कि जैसे ही अमीबा लिबरेट होगा फर्दर क्या हो जाएगा, टेट्रान्यूक्लिएट अमीबा 8 ट्रोफोजोइट्स लिबरेट कर देगा, ठीक है, प्रोड्यूस कर देगा। सो 8 मेटासिस्टिक ट्रोफोजोइट, ये जो आपको नजर आ रहा है अमीबा, ये है टेट्रान्यूक्लिएट अमीबा, इसमें 3 अमीबास प्रेजेंट होते हैं। तो ये जो अमीबा नजर आ रहा है इसमें 3 न्यूक्लियस है, दैट्स व्हाई इसका नेम है टेट्रान्यूक्लिएट अमीबा। इसका नेम ही साउंड कर रहा है, टेट्रा मींस 3, टेट्रान्यूक्लिएट, इसमें 3 न्यूक्लियस प्रेजेंट होंगे। तो टेट्रान्यूक्लिएट अमीबा इवेंचुअली प्रोड्यूसेस 8 मेटासिस्टिक ट्रोफोजोइट्स। मेटासिस्टिक बोल रहे हैं इन्हें हम, मेटासिस्टिक ट्रोफोजोइट्स। तो ये देखिए ट्रोफोजोइट कितने हैं इसमें, 8। तो 8 मेटासिस्टिक ट्रोफोजोइट इसने प्रोड्यूस कर दिए हैं, किसने, टेट्रान्यूक्लिएट अमीबा ने, या फिर टेट्रान्यूक्लिएट सिस्ट की फॉर्मेशन हो गई है अमीबा के अंदर। ओके, फर्दर क्या होगा, लॉज इन द सबम्यूकोसा ऑफ लार्ज इंटेस्टाइन। अब ये जो आपको 8 मेटासिस्टिक ट्रोफोजोइट्स नजर आ रहे हैं, ये कहां पर लॉज हो जाएंगे, मींस वहां पर ही ये ग्रो होना स्टार्ट हो जाएंगे लार्ज इंटेस्टाइन में। सब म्यूकोजा जो लेयर होती है लार्ज इंटेस्टाइन की, वहां पर ये लॉज हो जाएंगे 8 मेटासिस्टिक ट्रोफोजोइट्स, ठीक है। हमने ट्रोफोजोइट का स्ट्रक्चर स्टडी किया था, अभी उसकी मॉर्फोलॉजी स्टडी की थी। अब हम देखते हैं ड्यूरिंग ग्रोथ, जब इसकी ग्रोथ होगी, किसकी, मैंने EH यहाँ लिखा है, EH मतलब एंटमीबा हिस्टोलिटिका। जब एंटमीबा हिस्टोलिटिका की ग्रोथ हो रही है कहां पर, सब म्यूकोजा ऑफ लार्ज इंटेस्टाइन में, तो क्या होगा, एक प्रोटियोलिटिक एंजाइम प्रोड्यूस होगा। एंजाइम कौन सा है, प्रोटियोलाइटिक एंजाइम। और वो एंजाइम क्या करेगा, जो सब म्यूकोजा जो लेयर है वहां पर डिस्ट्रक्शन कोज कर देगा, नेक्रोसिस कोज कर देगा। नेक्रोसिस मींस वहां के जो टिश्यूज हैं उन्हें ऑक्सीजन अच्छी तरह से नहीं पहुंच पाएगी, नेक्रोसिस हो जाएगी, और डिस्ट्रक्शन होने की वजह से वहां पर क्या राइज होगा, फ्लास्क शेप अल्सर की फॉर्मेशन हो जाएगी, अल्सर बनना स्टार्ट हो जाएंगे। अब आपको पता है अल्सर बनेंगे तो क्या होगा, फीकस में ब्लड और म्यूकस आना स्टार्ट हो जाएगा। सो नंबर ऑफ ट्रोफोजोइट्स मींस लार्ज नंबर ऑफ ट्रोफोजोइट्स excreted with blood and mucus through fecus। अब फीकस के थ्रू, स्टूल के थ्रू क्या होगा, वहां पर अल्सर फॉर्मेशन हो गई है तो फीकस के थ्रू ब्लड और म्यूकस की एक्सक्रीशन हो जाएगी, एक्सक्रीट होने लग जाएगा, और इसे हम बोलेंगे अमीबिक डायसेंट्री। डायसेंट्री का मीनिंग आपको पता है, ब्लडी स्टूल। अमीबिक, इसमें सिस्ट प्रेजेंट है, ठीक है, एंटमीबा हिस्टोलिटिका प्रेजेंट है, एक पैरासाइट प्रेजेंट है, अमीबा की ही हम क्लासिफिकेशन स्टडी कर रहे हैं, दैट्स व्हाई हम इसे बोलेंगे अमीबिक डायसेंट्री। अब ऐसा भी हो सकता है कि ये जो पैरासाइट है ये फर्दर डीप वेन्स में एंटर कर जाए। डीप वेन्स में एंटर करेगा लार्ज इंटेस्टाइन के बाद तो आती है पोर्टल वेन। अगर पोर्टल वेन में एंटर कर गया तो लीवर तक पहुंच जाएगा। पोर्टल वेन में अगर पैरासाइट एंटर कर गया ई हिस्टोलिटिका तो लीवर तक पहुंच जाएगा, और वहां पर ये क्या कोज करेगा, हिपैटिक अमीबियासिस। नोट डाउन कर लीजिएगा, हिपैटिक अमीबियासिस। अब पैथोजेनेसिस आप यहीं से ही नोट डाउन कर लीजिएगा। आपको अगर ये लाइफ साइकिल इसके अच्छे से समझ आ गई है तो आप पैथोजेनेसिस लिख सकते हैं। पैथोजेनेसिस में से 2 ही डिजीजेस हैं जो ये पैरासाइट कोज कर रहा है। कौन कौन सी हैं, एक तो अमीबिक डायसेंट्री, और ये हमें पता लग गया कि किस तरीके से कोज हो रही है। ये अमीबिक डायसेंट्री का हमें पता लग गया, और हमें ये भी पता लग गया कि हिपैटिक अमीबियासिस किस तरीके से राइज हो जाएगा जब ये पैरासाइट डीप वेन्स में एंटर कर जाएगा, पोर्टल वेन के थ्रू
लीवर तक पहुंच जाएगा, तो हिपैटिक अमीबियासिस की कंडीशन अराइज हो जाएगी। ओके, अब हमने यहाँ तक स्टडी किया था कि मेटासिस्टिक ट्रोफोजोइड्स जो है वो सब म्यूकोजा ऑफ लार्ज इंटेस्टाइन में प्रेजेंट रहेंगे। अब फर्दर क्या होगा, देखिए कुछ ट्रोफोजोइड्स तो क्या होगा, मैंने आपको बताया था एक्सक्रीट आउट होने लग जाएंगे। अब फर्दर इसकी लाइफ साइकिल, मतलब लाइफ साइकिल का मतलब होता है प्रॉपर एक प्रोसेस, मतलब एंसिस्टेशन और एक्सिस्टेशन का प्रोसेस चलना, वो किस तरीके से चलेगा। देखिए इसके बाद क्या होगा, मेटासिस्टिक ट्रोफोजोइड है ये, आफ्टर दैट प्री सिस्टिक स्टेज आ गया। हमने स्टडी किया था इसका स्ट्रक्चर 3 फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, ट्रोफोजोइड, उसके बाद प्री सिस्टिक स्टेज एंड सिस्टिक स्टेज। तो ऑब्वियस बात है कि मेटासिस्टिक ट्रोफोजोइड्स हैं, तो ट्रोफोजोइड के बाद प्रीसिस्टिक स्टेज ही आएगा। तो ये है प्रीसिस्टिक स्टेज, इसमें हमने स्टडी किया था कि इसकी जो शेप होती है वो राउंड होती है, ओवल होती है, और इसमें एक न्यूक्लियस भी प्रेजेंट रहता है। उसके जो लाइनिंग होती है न्यूक्लियर मेम्ब्रेन की, वो क्रोमेटिन ग्रेन्यूल से सराउंडिंग होती है। बीच में जो सेंट्रल इन पोजिशन आपको नजर आ रहा है, इसे हम कैरियोसोम बोलते हैं। ये सब अभी हमने स्टडी किया था। प्रीसिस्टिक स्टेज के बाद आ जाएगी सिस्टिक स्टेज, उसमें भी हमने स्टडी किया था 3 तरीके की सिस्ट, जो कि थी यूनिन्यूक्लिएट, बायन्यूक्लिएट एंड क्वाड्रीन्यूक्लिएट सिस्ट। तो इसी तरीके से ये प्रोसेस चलेगा। आई होप आपको लाइफ साइकिल क्लियर हो गई होगी। तो यूनिन्यूक्लिएट सिस्ट में क्या हमने स्टडी किया था कि ये जो यूनिन्यूक्लिएट सिस्ट है, इसमें क्या प्रेजेंट होता है, ग्लाइकोजन मास प्रेजेंट होता है, और 1 से लेकर 4 तक क्रोमेटोइड बार्स प्रेजेंट रहती हैं। तो बायन्यूक्लिएट सिस्ट में कितनी बार्स प्रेजेंट है, 3, 1 to 4 होती हैं। यूनिन्यूक्लिएट में 3 भी हो सकती हैं और बायन्यूक्लिएट में 4 भी हो सकती हैं, बट यहाँ मैंने 3 ही मेंशन की हैं। तो इसमें भी ग्लाइकोजन मास प्रेजेंट होता है। बट जब ये एक मैच्योर सिस्ट बन जाती है, तब क्या होता है, क्रोमेटोइड बार्स एंड ग्लाइकोजन मास जो है वो डिसअपियर हो जाता है। तो ये है एक क्वाड्रीन्यूक्लिएट सिस्ट, इसका नेम साउंड कर रहे हैं, इसमें 4 न्यूक्लियस प्रेजेंट रहेंगे। और इसके बाद सेम प्रोसेस चलेगा, क्योंकि लार्ज इंटेस्टाइन में प्रेजेंट होगी तो टेट्रान्यूक्लिएट सिस्ट बन जाएगी। उसके बाद मेटासिस्टिक ट्रोफोजोइड्स, ये बाइनरी फिशन के थ्रू डिवाइड हो रहा है, जो भी हो रहा है, ये किसके कौन सा प्रोसेस चल रहा है यहाँ पर, बाइनरी फिशन, नोट डाउन कर लीजिएगा। और क्वाड्रीन्यूक्लिएट सिस्ट से लेकर और मेटासिस्टिक ट्रोफोजोइड्स को, ये कौन सा प्रोसेस चल रहा है, एंसिस्टेशन चल रहा है। और फिर यहाँ भी कौन सा प्रोसेस चल रहा है, एंसिस्टेशन। एंसिस्टेशन मींस फॉर्मेशन ऑफ सिस्ट, सिस्ट की फॉर्मेशन हो रही है, तभी हम इस प्रोसेस को बोल रहे हैं एंसिस्टेशन। तो आई होप आपको लाइफ साइकिल क्लियर हो गई होगी। तो पैथोजेनेसिस मैंने बताया, आप यहीं से ही लिख पाएंगे, तो उसकी नीड नहीं है अलग से मैं बताऊं। अब हम देखते हैं लेबोरेटरी डायग्नोसिस। सो अब हम देख रहे हैं लेबोरेटरी डायग्नोसिस, ठीक है। इंटेस्टाइनल अमीबियासिस की कंडीशन में हम कौन कौन सी इन्वेस्टिगेशन करवाएंगे, और हिपैटिक अमीबियासिस में कौन सी इन्वेस्टिगेशन कराएंगे। मैंने आपको बताया था अमीबिक डायसेंट्री हो जाएगी, उसे ही हम बोल रहे हैं इंटेस्टाइनल अमीबियासिस, ठीक है। स्टूल एग्जामिनेशन कराएंगे, इसमें क्या करेंगे, हम स्टूल का स्पेसिमेन लेंगे, और क्या करेंगे, हम जो भी अल्सर फॉर्मेशन हो गई है, ठीक है, तो कॉलम के थ्रू अल्सर की कुछ स्क्रैपिंग्स लेंगे, और उन स्क्रैपिंग्स का हम माइक्रोस्कोपिक एग्जामिनेशन करेंगे, तो उससे भी हम डिटेक्ट कर पाएंगे एंटमीबा हिस्टोलिटिका को, स्टूल एंटीजन डिटेक्शन। तो ये हम कैसे करेंगे, ये करेंगे थ्रू एलिसा, ठीक है। तो इसकी फुल फॉर्म क्या है, एंजाइम लिंक्ड इम्यूनोसॉर्बेंट एसे। तो इसके थ्रू हम जो स्टूल का जो हम स्पेसिमेन लेंगे, वो एलिसा के थ्रू हम डिटेक्ट करेंगे कि उसमें ई हिस्टोलिटिका एंटीजन प्रेजेंट है या फिर नहीं है। ये प्रोसेस है, कौन सा प्रोसेस है, एंजाइम लिंक्ड इम्यूनोसॉर्बेंट एसे। इस प्रोसेस के थ्रू हम जो स्टूल का स्पेसिमेन लेंगे, उसमें डिटेक्ट करेंगे कि ई हिस्टोलिटिका एंटीजन प्रेजेंट है या फिर नहीं है। ओके, सीरोलॉजिकल टेस्ट में क्या करेंगे, इसमें भी हम एलिसा का यूज करेंगे, इस प्रोसेस का एंजाइम लिंक्ड इम्यूनोसॉर्बेंट एसे का यूज करेंगे, डीएनए प्रोब्स का यूज करेंगे। स्टूल स्पेसिमेंस जब हम लेंगे तो डीएनए प्रोब के थ्रू भी हम डिटेक्ट कर पाएंगे कि ई हिस्टोलिटिका प्रेजेंट है या नहीं है। पीसीआर की फुल फॉर्म है, इसके थ्रू भी हम डिटेक्ट कर सकते हैं इसी पैरासाइट को, पॉलीमरेज चेन रिएक्शन, नोट डाउन कर लीजिएगा। अब देखते हैं हिपैटिक अमीबियासिस के लिए क्या क्या इन्वेस्टिगेशन होगी। डायग्नोस्टिक एस्पिरेशन,
अगर हिपैटिक अमीबियासिस है, लिवर एब्सेस हो जाएगा पेशेंट को, तो पस फॉर्मेशन हो जाएगी। उस पस को ही हम एस्पिरेट कर लेंगे, तभी इसका नाम है डायग्नोस्टिक एस्पिरेशन। ये डायग्नोस के लिए हम एस्पिरेशन कर रहे हैं पस की। तो जो पस की हम एस्पिरेशन करेंगे उसी का ही हम माइक्रोस्कोपिक एग्जामिनेशन करेंगे, तो हमें उस पस के अंदर डिटेक्ट हो जाएगा कि ई हिस्टोलिटिका प्रेजेंट है या नहीं है, इन्फेक्शन मतलब लिवर एब्सेस होने का कोज क्या है, ये पैरासाइट है या फिर कोई और कोज है। लीवर बायोप्सी हम ले लेंगे, लीवर बायोप्सी लेंगे, इससे भी हम उस पैरासाइट को डिटेक्ट कर पाएंगे। स्टूल एग्जामिनेशन, जैसे मैंने को यहाँ भी बताया था, क्या यहाँ पर तो हमने अल्सर की स्क्रैपिंग्स ली थी, बट यहाँ पर जो स्टूल का स्पेसिमेन होगा उसी की ही हम माइक्रोस्कोपिक एग्जामिनेशन करेंगे। एंटीजन डिटेक्शन, वही जो यहाँ प्रोसेस मैंने बताया था, एंटीजन स्टूल एंटीजन डिटेक्शन में क्या बताया था, एलिसा का यूज करेंगे, मींस एंजाइम लिंक्ड इम्यूनोसॉर्बेंट ऐसे का यूज करेंगे। सीरोलॉजिकल टेस्ट में भी हम यही करने वाले हैं, ठीक है, एलिसा का यूज करने वाले हैं। पीसीआर पॉलीमरेज चेन रिएक्शन भी यूज कर सकते हैं हम इसको डिटेक्ट करने के लिए, इस इन्वेस्टिगेशन को भी हम करवा सकते हैं। रेडियोलॉजिकल मेथड्स में क्या आता है, एक्सरे आता है, अल्ट्रासोनोग्राफी, सीटी स्कैन, एमआरआई, तो जो भी हमारा जो भी फिजिशियन है वो जो भी सजेस्ट करता है उसके अकॉर्डिंग हम रेडियोलॉजिकल मेथड का भी यूज कर सकते हैं टू डिटेक्ट ई हिस्टोलिटिका। ओके, तो आई होप आपको आज का टॉपिक क्लियर हो गया होगा। तो अगर कोई भी क्वेरीज है तो प्लीज कमेंट डाउन कर दीजिएगा, एंड अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो एक लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, बेल आइकन को प्रेस कर देना फॉर न्यू नोटिफिकेशंस। थैंक्स फॉर वॉचिंग।